मॉर्निंग स्टूडेंट, बेस एकेडमी और एंटी क्लासेज की तरफ से मैं नूरुल कमर। मैं आज आप लोगों के सामने, ऐसे तो ये मेरा नया यूट्यूब चैनल था। आप जो बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को नहीं दबाए होंगे, सबसे पहले इस बेल आइकन वीडियो को देखने से पहले आप लोग सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा लें, ताकि आप लोग को नए नए वीडियो आप लोग को अपडेट मालूम चलता रहे। अभी तक मैं वीडियो एंटी क्लासेज के नाम से ही बनाता रहा, लेकिन आज से इस नए वीडियो से मैं बेस एकेडमी को भी सम्मिलित कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे बहुत ही घनिष्ठ मित्र नवीन जी के द्वारा, उनके सहयोग से मैं उनके क्लास में टीच करता हूँ। तो उस बात को मद्देनजर रखते हुए उनके साथ मिलकर मैं ये क्लास स्टार्ट ऑनलाइन कर रहा हूँ। इसलिए बेस एकेडमी और एंटी क्लास मिला के मैं इस यूट्यूब चैनल को आज से नया चालू कर रहा हूँ। तो बच्चों, अभी तक हमने समानांतर श्रेणी पढ़ रहे थे। आज से हम त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। तो त्रिभुज के बारे में पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले त्रिभुज के बारे में जानकारी होना बहुत ही जरूरी है कि त्रिभुज के में क्या क्या पार्ट होते हैं। क्योंकि ऐसे तो हम लोग इस त्रिभुज के बारे में 9th क्लास में अच्छे से पढ़ चुके होंगे, तो हम 10th क्लास में भी पढ़ना है, लेकिन उससे थोड़ी सी अंतर है जो कि हम यहाँ पे उसको भी क्लियर कर लें। तो सबसे पहले देखते हैं त्रिभुज। आखिर त्रिभुज है क्या? हम जानते हैं कि 3 ओर से घिरे क्षेत्र को हम लोग क्या करते हैं? त्रिभुज कहते हैं। ये त्रिभुज ये कई प्रकार के होते हैं। ये विषमबाहु त्रिभुज होते हैं, समबाहु त्रिभुज होते हैं, समकोण त्रिभुज होते हैं, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होते हैं। इस प्रकार से कई त्रिभुज होते हैं। हम लोग जूनियर क्लासेस में इन सभी के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज हमें ये देखना है कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। क्योंकि इस चैप्टर का आप लोग का नाम है त्रिभुज। त्रिभुज नाम है, इस चैप्टर का नाम त्रिभुज है। तो त्रिभुज नाम है तो त्रि मतलब 3, भुज मतलब भुजा, 3 भुजा, यानी 3 ओर से घिरे क्षेत्र को हम लोग क्या करते हैं? ट्रायंगल करते हैं। इंग्लिश में इसे ट्रायंगल करते हैं। ठीक है, तो ये त्रिभुज हो गया आप लोग का। तो जैसा कि हम लोग 9th क्लास में इस त्रिभुज में पढ़े थे, तो उसमें हम लोग सर्वांगसम आकृतियां के बारे में पढ़ा था कि आखिर सर्वांगसम आकृतियां होती कैसी है। यानी सर्वांगसम आकृतियां मतलब कि एक ऐसी वस्तु और दूसरी वस्तु, वो दोनों एकदम समान हो, देखने में भी, एरिया में भी, ठीक है, भुजा में भी, कोण में भी। यानी यदि उस वस्तु को दूसरी वस्तु पे रखा जाए तो वो वस्तु दूसरी वस्तु को पूरी तरह से ढक ले, यानी वो उसका संपाती हो जाए। ये कहलाता है सर्वांगसम। जबकि समरूप एक जैसे देखने में होते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ये एक आकृति दूसरी आकृति के पूरी तरह ढक लेगा। ये सिर्फ देखने में एक जैसे होते हैं। ये कह सकते हैं कि जो एक आकृति दूसरी आकृति के देखने में सेम हो, वो एक दूसरे पे रखी जाए और एक दूसरे के संपाती हो जाए, तो वो समरूप हो सकती है। हाँ, क्योंकि सर्वांगसम आकृतियां समरूप हो सकती है, परंतु सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम नहीं हो सकती। तो इसी सिलसिले में हम आज आप लोगों के सामने त्रिभुज के चैप्टर नंबर 6.1 का क्वेश्चन लेकर हाजिर हूँ। अब आप लोग इसके आगे का प्रॉब्लम देखें और इसे समझें अच्छे से। देखिए, दिया हुआ है कि कोष्ठकों को दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। दिया हुआ है कि सभी वृत्त सर्वांगसम होते हैं या समरूप होते हैं। चलिए इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन का पहला, सभी बोल रहा है कि सभी वृत्त सर्वांगसम होते हैं या फिर समरूप होते हैं। चलिए एक वृत्त हम बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, एक दूसरा वृत्त बना लेते हैं। ये दोनों वृत्त ही हैं। ये दोनों अच्छे से वृत्त नहीं बन पाया है, आर्टिस्ट नहीं हो जिसके चलते अच्छे से नहीं बन पाया, लेकिन समझ लें कि ये दोनों अवृत्त है। ये दोनों केंद्र पे 360 डिग्री का ही कोण बना रहे हैं कि नहीं? लेकिन दोनों की आकृति सेम है, देखने में एक ही जैसे, एक छोटा है एक बड़ा है। यदि एक दूसरे को रखेंगे एक दूसरे पे, तो एक दूसरे को पूरी तरह से ढक नहीं पाएंगे। इस प्रकार से कह सकते हैं कि ये आकृतियां क्या है? समरूप है। समझ में आया? ये आकृतियां क्या है? समरूप है। यानी सभी वृत्त सर्वांगसम नहीं बल्कि क्या होते हैं? समरूप होते हैं। सभी वर्ग भी क्या होंगे? जैसे मान लेंगे, जैसे 5 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग हमने खींच लिया, ठीक है, और एक 10 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग खींच लिया, ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर हो गया, ये 10 सेंटीमीटर हो गया। चूंकि हम जानते हैं वर्ग की प्रॉपर्टी है कि वर्ग के सभी कोण, सभी भुजा और सभी कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं।
कोण 90 डिग्री का होता है। ये तो हमें मिल गया कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है दोनों में 90 डिग्री। लेकिन इसमें 5 सेंटीमीटर और इसमें 10 सेंटीमीटर, ये दोनों भुजा क्या है, अंतर है। यानी इनके एक चीज का ध्यान रखेंगे कि इसका जो भुजा होगा समान अनुपात में होगा और सर्वांशम की जो भुजा होती है वो आपस में बराबर होती है। यानी सर्वांशम आकृतियां की जो भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं, जबकि समरूप आकृतियां की जो भुजाएं होती हैं वो समान अनुपात में होती हैं, बल्कि इनके कोण बराबर होते हैं। सर्वांशम त्रिभुज सर्वांशम आकृतियों में भी कोण बराबर होते हैं, लेकिन समरूप आकृतियां में भी कोण बराबर होंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे। इसलिए ये कह सकते हैं कि सभी वर्ग क्या होंगे, समरूप होंगे, न कि सभी वर्ग सर्वांशम होंगे। ये चीज देख लिया, ठीक है। यानी पहला जो होगा सभी वृत्त क्या होंगे, समरूप होंगे, समरूप होंगे। दूसरा है सभी वर्ग क्या होंगे, सभी वर्ग भी क्या होंगे, समरूप होंगे। तीसरा बात देखेंगे, तीसरा है कि सभी, हाँ अब एक बात देखिए, यहाँ पे दिया हुआ कि सभी खाली स्थान त्रिभुज होते हैं, त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप नहीं हो पाएंगे, क्योंकि किसी किसी समद्विबाहु त्रिभुज में दो एंगल बराबर होते हैं, तो 30-30 डिग्री का हो जाए या फिर 45-45 डिग्री का हो जाए। लेकिन सभी समबाहु, चूंकि हम जानते हैं कि सभी समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का, 60 डिग्री का होता है। तो इसमें भुजा तो बराबर नहीं होगी, भुजा समान अनुपात में हो सकता है, परंतु इसमें प्रत्येक कोण कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। यानी इसका संगत कोण आपस में क्या हो सकता है, बराबर हो सकता है। यानी सभी समबाहु त्रिभुज आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। क्या होंगे, समरूप होंगे। आए समझ में, आगे देख लेंगे बाबू। बोल रहा है भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। हमने अभी बताया कि दो आकृतियां समरूप तभी होगा जब उनके संगत कोण क्या होंगे, जब उनके संगत कोण बराबर होंगे। संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, और संगत भुजाएं समान अनुपात में होंगी। क्या होंगी, समानुपात होगी, समानुपाती होगी। आज समझ में, इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है बाबू, क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए जो समरूप हो और जो समरूप नहीं हो। इसको अच्छे से आप लोग कर लेंगे। तीसरा क्वेश्चन भी आसान है, इसे आप लोग अच्छे से कर लेंगे। धन्यवाद।